नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं ताकि उनके बारे में आपको अवेयर कर सके, जागरूक कर सके। इसके साथ ही साथ अगर कोई समस्या आपके साथ आ रही है तो उसका भी आपको समाधान मिले, वो भी लाइव हमारे विशेषज्ञों से। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेंगे, जिस पर विस्तार से चर्चा तो होगी ही, इसके अलावा हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप और आपके कॉल्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कार्यक्रम में शामिल करें। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय जड़दार सब्जियों की खेती, इसके साथ ही फसलों में उर्वरकों का उचित उपयोग। तो उर्वरकों का किस तरीके से आप फसलों में इस्तेमाल करें, सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि उचित इस्तेमाल करें। उचित इस्तेमाल का क्या अर्थ है ये हम आपको कार्यक्रम में समझाएंगे और साथ ही आज हम बात करेंगे सब्जियों पर भी कि किस तरीके से हमारे किसान सब्जियों की खेती कर सकते हैं और इससे ना सिर्फ उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि कहीं ना कहीं देश की पोषण सुरक्षा में भी वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें। अगले 1 घंटे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है। 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो ज़रूर हमें कॉल करें। और इससे भी आसान और सुविधाजनक एक और माध्यम आपको दे देते हैं। आप हमें अपने स्मार्टफोन से हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, चाहे तो आप रिकॉर्ड करके भेजें या फिर आप टेक्स्ट के माध्यम से भी अपने सवाल भेज सकते हैं 8800520717। तो ज़रूर जब भी आप हमें कॉल करें या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला तो ये, आप अपनी ज़्यादा बात कम शब्दों में कहने का प्रयास करें। और दूसरी बात ये कि नेटवर्क क्षेत्र में रहें जब आप कॉल करें और अपने क्षेत्र के बारे में ज़रूर बातचीत के दौरान बताएं और अपना नाम भी बताएं। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पता भी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जो आज के विशेषज्ञ हैं आपके सवालों के जवाब के लिए, यानी हमारे विषय विशेषज्ञ, उनसे आपकी अब हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर US तेवतिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप इंडियन पोटाश नई दिल्ली से हैं और किस तरीके से फसलों में संतुलित और उचित उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानेंगे। और अगर आपके यानी हमारे दर्शकों के भी कोई सवाल हैं, किसी भी फसल में कौन से उर्वरक का कितना इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उस तरह का प्रभाव नहीं देख रहे हैं आप, किसी उर्वरक का इस्तेमाल करने से या किसी रसायन का इस्तेमाल करने से फसलों में अगर नुकसान हो गया है तो भी आप अपनी समस्या हमारे एक्सपर्ट के साथ साझा करें और जानें लाइव तुरंत उसका जवाब, समाधान। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर गोगराज सिंह। सर, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, IARI पूसा नई दिल्ली में। तो जो हमारा आज का पहला विषय है यानी फसलों में उर्वरकों का किस तरीके इस्तेमाल करें और दूसरा जड़दार जो सब्जियां हैं उनकी खेती कैसे करें, इन दोनों ही विषय पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। सबसे पहले आज का जो हमारा पहला विषय है यानी फसलों में उर्वरकों का किस तरीके से उचित इस्तेमाल करें, इस पर हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो इसको ही समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो कह रहे हैं कि उचित इस्तेमाल, इसका क्या अर्थ है। अंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम बात करते हैं उर्वरक उपयोग की तो हम बात करते हैं संतुलित उर्वरक उपयोग की, यानी कि जो पौधों को ज़रूरत होती है जिन जिन पोषक तत्वों की, जिन जिन मात्रा में, उतनी ही मात्रा में पौधों को पोषक तत्व अवेलेबल होने चाहिए। पौधों को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व 17 पोषक तत्व हैं जी। और उनमें से 3 पोषक तत्व तो ऐसे हैं जिनका पौधा जिनको पानी और जमीन और हवा से ले लेता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद में बचे आपके 14 पोषक तत्व। 14 में 3 पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। 3 गौण पोषक तत्व होते हैं, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। उसके बाद में 7 जो होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है जी। जैसे आपका जिंक, लोहा, मैग्नीज और कॉपर, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, निकिल और क्लोराइड। ये
सूक्ष्म पोषक तत्व जी होते जी हैं। जी। तो अब हम कैसे इनका संतुलित उर्वरक उपयोग करें, उसके लिए पहले हमें अपनी मृदा का टेस्ट करना होगा, क्योंकि टेस्ट से ही ये पता चलेगा कि हमारी मृदा में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा उपलब्ध अवस्था में उपलब्ध है। तो उसके लिए मृदा परीक्षण करेंगे। मृदा परीक्षण करने के बाद में आपकी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आएंगी, आपसे ये उसमें पूछा जाता है कि आप कौन सी फसल बोने वाले हैं। वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हर एक फसल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जो फसल आप उस खेत में बोने वाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस आपके जमीन में कितने कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उनकी कैलकुलेशन करके, और जो एफिशिएंसी होती है फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, इन तीनों फैक्टर्स की गणना करके और तब उसमें उर्वरक उपयोग किया बिल्कुल। जाता तो है। बहुत सारी बातें भी आपने हमें बताई हैं और इन्हें हम और विस्तार से समझेंगे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन कुल मिलाकर ये समझिए कि उर्वरकों का उचित इस्तेमाल आपकी फसल के लिए और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, और अगर इसमें आपकी गड़बड़ी हुई तो जाहिर बात है कि मिट्टी की सेहत भी बिगड़ेगी और साथ ही आपकी फसलों पर भी इसका बुरा प्रभाव होगा। वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी उतनी लाभकारी नहीं होंगी, कहीं ना कहीं उसका भी हम साफ तौर पर कह सकते हैं उससे भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा। तो बातचीत को आगे बढ़ाएं, आपकी कॉल्स लें, व्हाट्सएप सवाल लें और साथ ही आपके ईमेल्स को कार्यक्रम में शामिल करें। उससे पहले देखते हैं आज के हमारे इस पहले विषय से जुड़ी रिपोर्ट। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में उर्वरकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन उर्वरक के उपयोग का पूरा फायदा तभी मिल सकता है जब मिट्टी की जांच के आधार पर संतुलित उर्वरक के उपयोग पर ध्यान दिया जाए। दरअसल जिस तरह अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की फसल की खेती की जाती है, उसी तरह अलग अलग फसल या सब्जी के लिए अलग अलग तरह की खाद इस्तेमाल की जाती है। इसलिए फसलों में उर्वरकों का उपयोग करने से पहले ये जान ले कि आपके खेत की मिट्टी का गुण क्या है। उर्वरक की मात्रा मिट्टी के पोषक तत्वों पर आधारित होती है। अगर आपकी मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्व मौजूद हैं, तो आपको दूसरे लोगों की तुलना में कम उर्वरक का उपयोग करना होगा। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग ज्यादा मात्रा में और अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को तीनों पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं। कुल मिलाकर खेती के समय मिट्टी या फसलों में जो भी कमियां होती हैं, खाद या उर्वरक तुरंत उनकी पूर्ति कर देते हैं। तो बात हुई अभी हमारी पहली रिपोर्ट की, पहले विषय की, जिसके बारे में आपने कुछ बातें अभी जानी हैं। कॉल आप हमें ज़रूर करें अगर कोई भी अन्य जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जो दूसरा विषय है यानी जड़दार सब्जियों की खेती, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर गोगराज जी हमारे दूसरे मेहमान हैं, विषय विशेषज्ञ। डॉक्टर गोगराज, जड़दार पहले सब्जियों की हम बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी सब्जियाँ शामिल होती हैं? देखिए, अगर हम जड़दार सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 4 सब्जियां शामिल की जाती है जिनकी भारत में खेती की जाती है, जिनमें प्रमुख है गाजर, शलजम, मूली एंड चुकंदर। ये जो 4 सब्जियां हैं, इनकी जो खेती है वो सितंबर माह से शुरू होती है और ये लगभग फरवरी और मार्च के माह तक चलती है, क्योंकि ये ठंडे मौसम की फसलें हैं। तो इन सभी फसलों की जब खेती करते हैं तो हमें बहुत प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हम इस चर्चा में इस विषय में बहुत अभी चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो जड़दार सब्जियां होती है, इनमें जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें तो गाजर में बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमें रतौंधी नाम का जो रोग होता है उससे बचाता है। अगर हम मूली की बात करें तो मूली में जो सल्फर तत्व होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो भी हमें बहुत प्रकार की घातक बीमारियों से बचाते हैं। अगर चुकंदर की बात करें या हम अगर अन्य जड़दार फसलों की बात करें तो उनमें भी बहुत प्रकार के विटामिन्स होते हैं, उनमें खनिज लवण होते हैं। और अगर हम चुकंदर की बात करें तो उसमें बिटालेन नामक एक तत्व होता है, जो भी हमें बहुत प्रकार की घातक बीमारियों से बचाता है। और जो काली गाजर है उसमें भी एंथोसायनिन की मात्रा अधिक होती है,
जो भी हमें कैंसर और जैसी घातक बीमारियों के प्रति सहायता प्रदान करता है। जी बिल्कुल। देखिए पोषक तत्वों के लिहाज से भी ये जड़दार सब्जियां काफ़ी अच्छी है, हमारे पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसानों को इससे कैसे लाभ हो सकता है, अच्छी फसल कैसे प्राप्त करें, किस तरीके से बाजार में अच्छे भाव प्राप्त कर सकते हैं, खेती करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस्मों का चुनाव किस प्रकार करें, इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हमारी आज की दूसरी रिपोर्ट। जड़दार सब्जियों में गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर आते हैं। अगर गाजर की बुआई की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी ज्यादा ठीक रहती है। जिस खेत में गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। किस्मों की बात करें तो गाजर की पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि और पूसा वृष्टि की बुआई इस महीने तक कर सकते हैं। वहीं अगर मूली बोना चाहते हैं तो मूली की फसल के लिए गहरी जुताई की जरूरत होती है। मूली की अच्छी पैदावार लेने के लिए 200 से 250 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी करते समय देनी चाहिए। इसी के साथ ही 80 किलो नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलो पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले व नाइट्रोजन की आधी मात्रा 2 बार में खड़ी फसल में दी जानी चाहिए। किसान मूली की पूसा चेतकी और पूसा देसी किस्मों की बुआई इस महीने कर सकते हैं। ये किस्में 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाती हैं। वहीं शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल शलजम की प्रमुख किस्में हैं। किस्मों का चयन अपने क्षेत्र के हिसाब से करना बेहतर रहता है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विजय पांडे जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें फोन लगाया है। आइए बात करते हैं। विजय पांडे जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। जी नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते, मैं मध्य प्रदेश से हूँ मैडम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। से हूँ जी। जी जी विजय जी, सवाल बताइए। जिला मंदसौर, तहसील सुवात्रा और गांव किशोरपुरा। जी मेरा सवाल ये है मैडम कि चुकंदर जो लगाना है तो 1 बीघा में कितने बीज लगाने पड़ेंगे और कौन सा बीज उत्तम रहेगा और कब लगाना पड़ेगा? ठीक है विजय जी, आप चुकंदर की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। गोगरा जी, चुकंदर के बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, अगर आप चुकंदर की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कुछ उन्नत किस्म है, उनका प्रयोग करें। तो इसमें जो प्रमुख किस्म है वो है डेट्रोइट डार्क रेड, DDR जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो बीज है आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उसके शाकीय विज्ञान संभाग या हमारी जो बीज उत्पादन इकाई है वहाँ से भी ले सकते हैं, या हमारे जो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है कटराइन हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से भी आप इसका बीज ले सकते हैं। या आप अपने आसपास में जहाँ भी एक अच्छी अगर किस्म का बीज मिल रहा है बाजार में तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। और अगर हम इसकी बीज दर की बात करें तो लगभग 10 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए लगभग उपयुक्त रहता है। तो मतलब अगर आप बात कर रहे हैं कि 1 बीघा में, तो 1 बीघा के लिए लगभग आपको 2 से 3 किलोग्राम बीज चुकंदर का लगाना होगा। जी बिल्कुल। तो ये चुकंदर से जुड़ा हुआ सवाल था और कुछ हमारे पास व्हाट्सएप सवाल भी आए हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। संतोष हैं एक दर्शक जो कि गांव इन्होंने लिखा है जैनपुर बास लिखा है, और ये मूली में खरपतवार की समस्या को लेकर परेशान है। कैसे करें मूली की खेती और इस खरपतवार से कैसे ये निजात पाएं? देखिए, ये मूली की खेती करना चाहते हैं तो मूली की खेती के लिए सबसे जो प्रमुख बात है कि हमें जो मृदा है वो बलुई दोमट मृदा चाहिए होता है, जिसका pH मान लगभग 6 से 7.5 तक होना चाहिए। इसके मध्य हम मूली की खेती कर सकते हैं। तो उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की जब तैयारी करते हैं उससे पहले डालें और उसको मृदा में अच्छी प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से मिला दें। उसके बाद में हम भूमि को समतल कर लेते हैं और उसमें उठी हुई जो जिनको हम रिजेज बोलते हैं, जिनको उठी हुई जो क्यारियां बोलते हैं वो बनाते हैं, तो मेड बनाते हैं, जिनकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसकी जो बुआई है
वो सीधे बीज से हम खेतों में करते हैं। तो सीधे खेतों में मेड़ों पर बुआई करनी चाहिए और बीज की जो मात्रा है वो मूली में लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से रखते हैं। और बीजों को बुआई से पूर्व फफूंदनाशक दवा से जरूर उपचार कर लें अगर ये उपचारित न हाथ हो। तो फफूंदनाशक दवा जो आप उसमें कोई सी भी दवा ले सकते हैं, चाहे उसमें बाविस्टीन है जिसका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार कर लें, उसके बाद में ही बुआई करें। बुआई मेड़ों के ऊपर करें और एक मेड़ से जो दूसरी मेड़ है उसकी जो दूरी है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। और जब बीजों का अंकुरण हो जाए तब उसमें थिनिंग जरूर कर दें। थिनिंग से मतलब है कि एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, अन्यथा जड़ों का विकास नहीं होगा, जड़ों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, जड़ें फटने लगेगी। तो इस प्रकार से हम मूली की खेती कर सकते हैं। और मूली की खेती के लिए जो प्रमुख किस्में हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार की किस्में होते हैं। अगर अभी एक खेती करना चाहते हैं तो इनको एशियाटिक जो किस्में हैं वो लगानी होगी। तो और अगर जो अभी अक्टूबर में अगर इसकी खेती शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो यूरोपियन किस्में वो लगानी होगी। तो यूरोपियन किस्मों की अगर हम बात करें तो पूसा हिमानी इसमें लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छी किस्म है। अगर एशियाटिक किस्म अभी खेती करना चाहते हैं तो पूसा देसी लगा सकते हैं, पूसा चेतकी लगा सकते हैं, पूसा रेशमी लगा सकते हैं। तो ये किस्में आप इनका चयन कर सकते हैं जो कि हमारे साकी विज्ञान संभाग से या बीज उत्पादन इकाई से, या आप अगर जा सके तो आप भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है जो कि हमारा वाराणसी में स्थित है वहाँ से भी इसका बीज ले सकते हैं, या जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है हैसरगट्टा बेंगलोर, वहाँ से भी आप दूसरी अन्य किस्मों के भी बीज ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ अच्छी किस्में हैं जिसमें हमने मूली के बारे में आपको बताया। और एक दर्शक हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, नंद किशोर हैं हमारे साथ, नंद स्वरूप मिश्रा है जिन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश में कॉल किया है। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है। हेलो जी नंद स्वरूप जी सवाल बताएं। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारे उर्वरक व्यवस्था करेंगे तो जो हमारी फसल जैसे हमें दानेदार यूरिया कब देना चाहिए, नैनोदार यूरिया अवस्था में देना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर आप सवाल समझ पाए? की आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, हम आपका सवाल नहीं सुन पा रहे ठीक से। हेलो, मुझे लगता है नैनो यूरिया के बारे में नैनो यूरिया के बारे में नहीं, शायद यूरिया के बारे में पूछ रहे हैं। नंद स्वरूप जी क्या हम एक बार फिर से आप अपना सवाल बता सकते हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, हम दोनों तरह से बात कर लेते हैं। नैनो यूरिया पर भी बात कर लेते हैं और यूरिया पर भी बात कर लेते हैं। देखिए यूरिया एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। और मेन बात जो किसान भाइयों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि इसके इस्तेमाल की विधि, क्योंकि अगर गलत इस्तेमाल की विधि होगी तो आपकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी कार्य क्षमता है वो घट जाएगी। देखो किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल करने के लिए 4 R का इस्तेमाल करना होता है। 4 R। नंबर पहली R राइट फर्टिलाइजर, दूसरी R राइट डोज ऑफ फर्टिलाइजर, तीसरी R राइट मेथड ऑफ द फर्टिलाइजर, और चौथी R है राइट टाइम ऑफ द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो ये 4 R हमें अपनानी चाहिए। नाइट्रोजन के केस में, जैसे उर्वरक के केस में, उस समय हमें उर्वरक खेत में डालना चाहिए जैसे कि नत्रजन की पूरी मात्रा, आधी मात्रा तो हम बुआई के समय खेत में डाल देते हैं फसल में। वो जो आधी होती है उसको 2 भागों में बांटकर उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। जैसे अब इस समय अगर धान की बात करें तो धान की फसल खड़ी हुई है तो उसको आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट के उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। लेकिन तो धान एक विशेष तरह की फसल है जिसमें पानी ज्यादातर खड़ा रहता है, तो उसमें तो ये एमाइड रूप में मिलती है यूरिया से नाइट्रोजन जो उसमें डाल देते हैं। लेकिन जो अन्य फसल है, जैसे अभी गन्ना भी खड़ा हुआ है, मक्का भी है, और भी फसल है, उसमें विशेषकर हमें ये ध्यान रखना होता है कि यूरिया का जो इस्तेमाल है जब पानी लगाने के बाद में खेत में पैर टिकने लगे उस समय यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो नमी के साथ साथ जहां भी नमी होगी पैर टिकने लगे मतलब कि बहुत ज्यादा नमी भी ना हो
और Yes. ठीक ठाक हो, मतलब ठीक, क्योंकि यूरिया थोड़ी सी नमी में ही घुल जाता है और वो जहां तक नमी होती है वो मोबाइल होता है सॉइल में, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाता है। जी जी। अगर ज्यादा पानी होगा या नमी होगा तो ये लीच कर जाएगा नीचे जमीन में। अगर सूखा हुआ होगा और दिन में धूप होगी तो वोलेटाइल होके ये ऊपर उठ जाएगा हवा में। इसको बचाने के लिए हमको शाम के समय जब धूप ना हो, जब ढलता हुआ दिन हो, उस समय इसका वाष्पीकरण भी ना हो Yes. और ये भी ना हो कि लीचिंग भी ना हो। लीचिंग में हो, मतलब कि मिट्टी के अंदर चला जाए, पौधों तक उसका जड़ों से नीचे चला हाँ, जाता है, उसका लाभ ना उसको लीचिंग कहते हैं। जी। तो जी, सही नमी पर यूरिया का इस्तेमाल करना, जैसा कि सर ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही किस तरीके से, मतलब किस फसल की अवधि को देखते हुए किस समय पर कितना यूरिया आपको इस्तेमाल करना है, ये भी आप ध्यान रखें। कई बार बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर किसान ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं कि फसल ज़्यादा लहलहाएगी, इसका विपरीत असर पड़ता है। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से, फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं जड़दार सब्जियों की खेती की और साथ ही आपको बता रहे हैं कि कैसे फसलों में उर्वरकों का उचित इस्तेमाल करें ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके और मिट्टी की सेहत भी इससे बनी रहे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निमुद्दीन जी हैं, जिन्होंने झांसी से हमें कॉल किया है। सर बताइए क्या सवाल है? निमुद्दीन जी क्या सवाल है आपका? सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो नेमुद्दीन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी नमस्कार, सवाल बताइए। नमस्कार, मेरा निवेदन ये है जी कि 1 हेक्टेयर मूंग में अभी मेरी खराब हो जाए और ये खरीफ की फसल है, तो यदि मैं मिट्टी में मिला देता हूँ खेत में तो मुझे कितने उर्वरक मिल जाएंगे अगली फसल गेहूँ के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये नईमुद्दीन जी। आपका विचार भी बहुत अच्छा है और आपका जो है उर्वरक भी इसमें अच्छा मिलेगा। और देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी मूंग का फॉलिएज कितना है, कितनी वृद्धि हुई है, कितना उसमें बायोमास है। उसको मिलाने से वो आपको निश्चित रूप से आपको बहुत नाइट्रोजन बहुत मात्रा में मिलेगी और जो भी पोषक तत्व उस फसल ने लिया है वो सारा पोषक तत्व दोबारा मृदा में मिल जाएगा। वो हरी खाद का आपने समझिए कि एक फसल हरी खाद की अपने खेत में मिला दी, सारे पोषक तत्व मिलेंगे। बस ध्यान इतना रहे कि उसको हरा हो, तभी पूरी तरह से जुताई करके उसमें मिला दो।
ऐसा नहीं हो कि काटने के बाद वो पड़ी रहे, वो सूख जाए, सूखने के बाद में इतना फायदा नहीं मिलता है। वो जब हरी अवस्था में तभी उसको खेत में मिला दें तो आपकी जो अगली फसल है वो बहुत अच्छी होगी। तो ये जानना चाह रहे हैं कि कितना इन्हें उससे लाभ हो सकता है। देखो मैंने बताया ना, कितना उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी मूंग की फसल कितनी फॉलिएज लिए हुए हैं। जितना फॉलिएज ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपके खेत में वो ऐड करेगा उर्वरक सारे। उसमें सारे पोषक तत्व है, 17 पोषक तत्व है उसमें मूंग में, और पूरे ही पोषक तत्व उसमें मिलेंगे मिट्टी में। जी गोगरा जी, एक सवाल आया है हमारे पास, इन्होंने अपना नाम बताया, संजीव कुमार है, गौतम बुद्ध नगर से सवाल भेजा है। मूली में काले काले धब्बे हो जाते हैं, इसका उपचार बताएं। मतलब काले इसमें स्पॉट पड़ जाते हैं मूली में, क्या वजह, क्या कोई बीमारी है या फिर किसी न्यूट्रिशन की कमी है, क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, ये बात कर रहे हैं कि मूली में धब्बे पड़ जाते हैं। मूली में धब्बे पड़ते हैं तब इसमें कुछ फंगल, जो हम बोलते हैं कि फंगस के द्वारा जो बीमारी होती है, अगर पत्तियों पर अगर ये धब्बे पड़ते हैं तो, और अगर ये मूली की जो जड़ें होती है उन पे भी कई प्रकार के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि हम गुहा रोग बोलते हैं, उससे कि वो सड़ने लग जाती है। तो इसके लिए हमें जब बीजों की बुआई करते हैं तो हमें फंजीसाइड से हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा। कोई भी फफूंदनाशक दवा ले सकते हैं जिसका सूखा उपचार करके बीजों की बुआई करें। अगर ये खड़ी फसल में आ रही है, पत्तियों के ऊपर धब्बे पड़ते हैं जो कि शुरुआत में पीले होते हैं, फिर वो सूख कर काले पड़ जाते हैं, तो ये फफूंदनाशक जो दवाएं हैं उससे इससे ठीक किया जा सकता है, जिसमें वो कोई सी भी दवाई ले लें, चाहे वो बाविस्टिन ले लें, थायरम ले लें, कैप्टाफ ले लें, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। जी, एक कॉलर है विष्णु सिंह है, जिन्होंने हमें राजस्थान से कॉल किया है। विष्णु जी बताइए, आपका क्या सवाल है? मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जड़दार सब्जियों में ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें पानी का कम इस्तेमाल करना पड़ता है? जी जी, आप जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं। जोधपुर माफ कीजिएगा, जोधपुर से बात कर रहे हैं सर। कौन सी जड़दार सब्जी ले जिसमें सिंचाई कम लगानी पड़े? देखिए विष्णु जी, अगर आप जड़दार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इसमें पानी की अगर आप बात कर रहे हैं तो पानी की बचत के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करेंगे तो वो जड़ के पास में पानी जाएगा, पानी की भी बचत होगी और आपकी फसल भी अधिक, आपको उत्पादन मिलेगा। तो आप इसमें अगर पानी आपके पास समय कम है या फिर आप पानी का जो आप बता रहे हैं कि कौन सी फसल कम, क्योंकि कुछ अपने जोधपुर एरिया में पानी कुछ जगह पे खारा भी है, तो उसके लिए आप चुकंदर की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन कम पानी की बचत के लिए आपको ड्रिप सिंचाई से ही इन फसलों को उगाना होगा। तो इसके लिए आप खाद की आप बात करते हैं हम उर्वरकों की, वो घुलनशील उर्वरक है, आप ड्रिप से भी दे सकते हैं, आपको पानी भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। तो इससे पानी की लगभग 40 से 50% बचत कम से कम हो जाती है। और तो राजस्थान की कई सर ऐसी सक्सेस स्टोरी भी आती है, कामयाबी की कहानियां भी आती है किसानों की, जो कि इस तरह से सिंचाई प्रबंधन कर रहे हैं और उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जी, तो आपको ड्रिप सिंचाई जो पद्धति है उसको अपनाना पड़ेगा। तो इसमें 2 प्रकार की होती है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अगर आपके पास कम पानी है तो आप पानी टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं, उसको कुछ टैंक को कुछ ऊंचाई पर रख के लो प्रेशर से भी आप, मतलब ओवरहेड टैंक जो जी कहते हैं, आप जी आप उससे भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो इसमें कम पानी के लिए आप अगर मूली की खेती करेंगे तो मूली की जो यूरोपियन किस्में हैं वो लगभग 25 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो आपको पानी की मात्रा भी कम देनी पड़ेगी। वैसे जो भी जड़दार सब्जियां हैं वो सर्दियों के मौसम में लगाई जाती है, तो उनमें पानी की आवश्यकता वैसे भी कम होती है। जी जी, चलिए एक और सवाल हमारे पास आया, व्हाट्सएप सवाल है, ये अजय कुमार सिंह है, बरेली उत्तर प्रदेश से, और सर इनका काफ़ी एलेबोरेट सवाल है। धान की फसल में घुलनशील NPK 19-19-19 तथा घुलनशील पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का स्प्रे किस अवस्था में करें तथा कितनी मात्रा में करें, ये भी जानना चाहते हैं। मात्रा कृपया प्रति लीटर पानी के हिसाब से बताएं कि 1 लीटर पानी में कितना घुलनशील उर्वरक ले सकते हैं, किस मात्रा में डालें। देखिए, इनका जो सवाल है, पहले ये जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है 19-19-19 जिसको 19-19 भी कहते हैं, जी जी, ये 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाला जाता है। ये जनरल रिकमेंडेशन है। और इसको जो उपयोग करने का टाइम है वो है कि जब फॉलिएज अच्छा हो जाए। देखिए, कोई भी स्प्रे करने वाला फर्टिलाइजर है वो तभी करना चाहिए जब फॉलिएज फसल की अच्छी हो उसमें।
तो इससे कर सकते हैं वो। अब ये पर लीटर की बात कर रहे हैं तो फॉलिएज के हिसाब से अगर गन्ने की फसल है तो गन्ने पे लगभग 400 लीटर पानी 1 एकड़ में होगा, तो 1 किलो उसमें मिलाएं, उस तरह से बना लें। और दूसरी फसल है जैसे धान वगैरह है तो इनमें थोड़ा कम पानी लगेगा, 300 लीटर पर एकड़ का लगेगा, मात्रा उसमें भी 1 किलो ही रहेगी जो भी ये वाटर सोलुबल है। लेकिन वो जब करें जब इन पोषक तत्व की जैसे NPK 19-19-19 है, तब जब इनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी फसल में दिखाई दे रही हो, तब इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी हमको देखने को मिलेगी। जी ठीक है सर। और एक कॉलर है हमारे साथ, नीलेश, जिन्होंने कॉल किया है। नीलेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी नीलेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी फसल में, ठीक है, गन्ने की फसल की पत्तियों में काले धब्बे आ रहे हैं, सूख रही है। नीलेश कुमार जी, कौन सी पत्तियों पे, नीचे वाली पे या ऊपर वाली पे? ऊपर वाली में बिल्कुल टॉप पर है, जहाँ पे वो आगे। हाँ, तो काले धब्बे हो रहे हैं। आपका जो टॉप है, जो अगोला कहते हैं, उसकी क्या स्थिति है? अच्छा, तो धब्बे, काले रंग के धब्बे पत्तियों पे हैं? पत्तियां टूट रही हैं, सूख रही हैं, टूट रही हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए ऐसा है, इस और गन्ने की फसल कितनी बड़ी है इस समय आपकी? फोन कट गया सर उनका। हाँ, देखिए अगर ये सुन रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ, इस समय जो इन्होंने लक्षण बताए हैं वो पोका बोइंग के लक्षण है। पोका बोइंग, हाँ, ये क्या होता है सर? पोका बोइंग एक फफूंद से होने वाली बीमारी है गन्ने में, जो कि उसको ऊपर से उसको पौधे को काट देती है और उसमें फंगस होने की वजह से वो काले रूप में फिर बदल जाती है जी। इसके लिए थायोफिनेट मिथाइल दवा जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के और अच्छी तरह से कैसे पौधे पे छिड़काव करना चाहिए, तो उससे इसका समाधान हो जाए। ठीक है सर। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ हमारे पास सवाल, व्हाट्सएप सवाल आए हुए हैं, उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर आपने अभी हमें कॉल नहीं किया है और आप अपना सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे बात करें इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं जड़दार सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही फसलों में कैसे करें उर्वरकों का उचित इस्तेमाल। छोटा सा ब्रेक। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं जड़दार फसलों की खेती के बारे में, यानी जड़दार सब्जियां आप कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा फसलों में उर्वरकों का किस तरीके से उचित इस्तेमाल करें। और बहुत सारे व्हाट्सएप सवाल हमारे तक पहुंच चुके हैं, उनमें से एक सवाल हम ले लेते हैं सर। और ये दर्शक हैं बिहार रोहतास सासाराम से, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये जानना चाहते हैं कि धान के लिए सबसे उत्तम उर्वरक कौन सा है, और क्योंकि अभी एक समस्या और इनके सामने आ रही है कि खेतों में बहुत ज़्यादा पानी है, तो क्या इससे धान की फसल में किसी तरह का प्रभाव, क्या नुकसान हो सकता है। 2 सवाल हैं इनके। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि अभी धान की फसल इनकी कितनी बड़ी है। वैसे 2-3 इंच तक पानी अगर भरा रहे तो धान में कोई नुकसान नहीं होता है,
लेकिन अगर ज्यादा पानी भर जाएगा तो नुकसान होता है। तो देखिए, पानी अगर भर गया तो उसका एकमात्र इलाज ये है कि आप उस पानी को किसी तरह से खेत से बाहर निकालें। दूसरी बात है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा उर्वरक सबसे अच्छा होता है। देखिए, जो भी, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व का महत्व बराबर का है। अंतर सिर्फ इतना है, कुछ पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में जरूरत होते हैं, कुछ कम में जरूरत होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आयोडीन की कमी में जो है बच्चों का विकास नहीं हो पाता दिमाग का, लेकिन आयोडीन की बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है और जो कि पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसी तरीके से जो सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, अगर उनकी कमी होगी, उनकी कमी को कभी भी यूरिया, डीएपी, एमओपी पूरा नहीं कर सकते। अगर जिंक की कमी है तो जिंक डालने से ही वो पूरी होगी। तो इन किसान भाई को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो अपनी मिट्टी टेस्ट कराएं और जो भी उसमें कमी हो सारे उर्वरक डालें। ऐसे किसी एक उर्वरक को हम नहीं कह सकते कि धान के लिए ये उर्वरक सबसे अच्छा है, क्योंकि जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं 17 पूरे की संतुलित मात्रा में जरूरत होते पौधे के सर्वांगीण विकास के लिए। जी, एक हमारे साथ कॉलर है, छत्तीसगढ़ से इन्होंने कॉल किया है, शीला है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी शीला जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फ़ोन कट गया इनका। चलिए सर, एक हम सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक व्हाट्सएप सवाल आया है और ये दरअसल सवाल है अलवर से, और दर्शक जो हैं वो ज़िला अलवर से हैं और ये कहते हैं गाजर की खेती करते हैं, तो लास्ट में मतलब फसल तैयार होते होते गाजर में गलन आ जाती है और ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, बीज, अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं और ये गलन किस वजह से है और कैसे इससे बचें। जी, नाम नहीं बताया इन्होंने मगर अपना। जी, ये अलवर में खेती करते हैं गाजर की। तो देखिए, जो गाजर में गलन की बात कर रहे हैं, आखिरी में आती है, तो ये एक बीमारी है जिसको हम स्क्लेरोसिनिया रोट बोलते हैं, जिसमें गाजर पे धब्बे पड़ जाते हैं और पूरी गाजर की जो जड़ है वो सड़ने लगती है। तो इसमें इनको क्या करना है, या तो ये अगर बीज उपचारित नहीं है तो हमने बात की कि बीज का उपचार जरूर करें फफूंदनाशक दवा से। अगर फिर भी अगर ये बीमारी आ रही है, खड़े खेत में जड़ें गल रही है, तो इसके लिए इनको फफूंदनाशक जो दवा है उसका स्प्रे करना पड़ेगा। चाहे इसमें कोई सी भी फफूंदनाशक दवा ये ले सकते हैं, जिनमें हमने बात की थी कैप्टाफ, इसमें बहुत अच्छी इफेक्टिव है। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा इनको जब बीजों की बुआई करें उसी समय खेत में ट्राइकोडर्मा जो एक प्रकार का जैविक उर्वरक है उसका भी इस्तेमाल करें। उस मर्दा में उसको भी मिलाएं, जो हम मेड बनाते हैं उनमें ट्राइकोडर्मा जरूर मिलाएं, जिससे कि स्क्लेरोसिनिया रोट से बचाया जा सकता है गाजर की फसल को। और ये बात कर रहे हैं कि अच्छा बीज कहाँ से खरीदें। देखिए, गाजर की बहुत सारी किस्में हैं। अगर आप कौन सी किस्म लगाना चाहते हैं, अगर आप ऑरेंज रंग की जो संतरा रंग की जो किस्म लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पूसा यमदागिनी का आप चयन कर सकते हैं, पूसा नयन ज्योति का आप चयन कर सकते हैं। दोनों यूरोपियन किस्में हैं जिनका जो बुआई का समय है वो अक्टूबर और नवंबर का माह रहता है। तो उसकी जो जड़ें होती है लगभग 110 से 130 दिनों में तैयार हो जाती है और ये अधिक और अच्छा उत्पादन देती है। लगभग इनका जो उत्पादन होता है लगभग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर होता है। जी, इसके अलावा जो आप अगर एशियाटिक जो किस्मों की खेती करना चाहते हैं, अगर अभी आप गाजर लगाना चाहते हैं अगस्त के माह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में, तो आप पूसा संस्थान की पूसा वृष्टि नाम की एक किस्म है उसका भी चयन कर सकते हैं। अगर आप सितंबर से लेकर अक्टूबर और नवंबर में अगर किस्में लगाना चाहते हैं तो पूसा मेगाली ले सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जो भी आपको अगर बाजार में अच्छा बीज उपलब्ध हो रहा तो वहाँ से भी आप गाजर की किस्मों का चयन कर सकते हैं। जी सर, एक और हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया हुआ है और दरअसल ये जानना चाहते हैं कि उर्वरक सही इस्तेमाल किस समय होता है उसका। ये ग्राम बलौदा लखा तहसील बड़नगर से हमारे दर्शक हैं जिनका नाम है कैलाश प्रजापत, और ये जानना चाह रहे हैं उर्वरक का प्रयोग कब करना चाहिए, कब फ़ायदेमंद रहता है, जुताई से पहले करें या फिर फसल के 2-3 महीने होने के बाद। देखिए अंजू जी, इनका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें जो है 4R छिपी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया जी। हाँ, लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी ये 3 मुख्य उर्वरक हैं और उनके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व।
देखिए, जो नाइट्रोजन की मात्रा है आधी बुआई के समय डालें और बाकी आधी को 2 भागों में बांटकर और उनमें लगभग पहली जो डालें वो 30 दिन पर, दूसरी 60 दिन पर। ये तो मोटी मोटी बात हुई, लेकिन असली बात यह है कि यूरिया को जैसे मैंने बताया, जब नमी पैर टेक हो सिंचाई के बाद में तब डालें और 3-4 बजे के बाद डालें, जब धूप कम हो गई और आगे रात आने वाली है तो फिर वो उससे एवोपरेट होकर उड़ेगा नहीं, और क्योंकि नमी उसमें उचित है तो लीचिंग भी नहीं होगी जो जड़ों से नीचे चले। अब आते हैं हम डीएपी पे। देखिए, फास्फोरस जो है इसमें और नाइट्रोजन में बिल्कुल विरोध गुण है, इनमें विरोधी गुण है। विरोधी गुण कैसे? नाइट्रोजन तो नमी के साथ में फैल जाता है चारों तरफ, लेकिन पोटास जहां डालेंगे वहीं पड़ा रहेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट जोन होती है, जो जड़ होती है जहां, वहां पर इसको डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ खुद जाके उसके पास उसको ले लें, क्योंकि ये मूव करके जड़ दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो इसको बुआई के समय जड़ों के नीचे इसको प्लेसमेंट करने की सिफारिश की जाती है। तो मतलब सर इसको ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते? नहीं, ब्रॉडकास्ट करेंगे तो ऊपर ही पड़ा रहेगा और जड़ ऊपर आने वाली होती नहीं है, इसलिए इसको रूट जोन में देते हैं। तीसरा उर्वरक है पोटास, जो एमओपी होता है, म्यूरेट ऑफ पोटास। देखिए, उसका जो है वो इनके दोनों के बीच का है, तो उसमें आधी मात्रा आप दे दीजिए उसको बुआई के समय। और उन फसलों में जिनमें जैसे आलू है, गन्ना है, जिनमें मिट्टी चढ़ाई जाती है, तो मिट्टी चढ़ाने से पहले उसको देकर उसमें मिट्टी चढ़ा दी जाए, जिससे वो भी मिट्टी में दब जाए। अगर ऐसी फसल है जिनमें मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती है, जैसे मक्का है, गेहूं है, उसमें सारा जो है उर्वरक पोटास का वो बुआई के समय डाल दिया जाता है। दूसरा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व का मैंने बताया, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को सबको बुआई के समय ही खेत में डाल दिया जाता है। और अगर इसके बावजूद आपकी फसल में किसी पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है तो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से या सूक्ष्म पोषक तत्व में उनके घुलनशील अवस्था को उनका स्प्रे करके भी वो कमियां दूर की जा सकती है। सर, एक कॉलर है राजकुमार है जिन्होंने हमें फोन किया है, आइए देखते हैं किस विषय से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। राजकुमार जी बताएं क्या सवाल है? 2 विषय हमारे, किस पर आप सवाल करें? जी नमस्कार मैम, मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी जो गर्मी की फसल है उसकी ग्रोथ रुक रही है और जो पत्ती है उसमें काले काले धब्बे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वही सवाल है सर। राजकुमार जी, ये जो आप काले काले धब्बे कह रहे हैं, कौन सी पत्तियों पे, ऊपर वाली पे या नीचे? ऊपर से 4 पत्ती नीचे। अच्छा, तो काले धब्बे के बाद पत्ती टूट गई है या सीधी खड़ी हुई है, हरी है या सूख गई है? सूख रही है सर, खड़ी लगी है उसकी सूख रही है। हाँ, तो आप देखिए, ये आपके फसल में ना फंगस की एक बीमारी है जिसको पोका बोइंग कहते हैं, ये आजकल दिखाई दे रही है फसल में। तो आप थायोफेनेट मिथाइल एक फंजीसाइड अच्छी कंपनी का लेकर आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और इसमें एक छिड़काव कर दें, और उसके बाद अगर जरूरत हो तो 15 दिन के बाद में दूसरा छिड़काव दोहरा दें, तो आपकी फसल सही हो जाएगी। जी सर, अब जड़दार सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने मूली की कई किस्मों के बारे में बताया, गाजर के बारे में भी जानकारी दी, और जो अन्य जड़दार फसलें हैं जिसमें चुकंदर के भी कुछ आपने पॉइंट्स बता दिए हैं, और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, किस्में कैसे चुनें? देखिए, जो किस्मों की अगर आप बात कर रहे हैं तो किस्में इसमें जो जड़दार सब्जियां हैं इनमें 2 प्रकार की किस्में होती हैं। तो एक तो होती है एशियाटिक किस्में, हमने बात की थी, एक होती है यूरोपियन किस्में। तो एशियाटिक जो किस्में होती है, इनकी जो बुआई का समय होता है वो सितंबर से शुरू होता है, और जो यूरोपियन किस्में होते हैं उनका जो बुआई का समय होता है 15 अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी तक हम इनकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को यही है कि एक अच्छी किस्म का चयन करें और बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद में बीजों की बुआई करें, और जो बीजों की बुआई है वो हमेशा उठी हुई मेड़ों पर करें। मेड़ों पे अगर बुआई करेंगे तो जड़ों का जो विकास है वो अच्छा होगा और जड़ें अधिक उत्पादन भी देगी, क्योंकि अगर हम कभी भारी मृदाओं में अगर इनकी बुआई करते हैं तो जड़ें टेढ़ी हो जाती है, कटने फटने लग जाती है, तो उनका बाजार मूल्य नहीं मिल पाता है। तो किसानों को यही सलाह देंगे कि आप समय पर लगाएं, अच्छी किस्मों का चयन करें। अगर आप किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अगर आप चुकंदर की बात कर रहे हैं तो इसकी एक अच्छी किस्म है डेट्रोइट डार्क रेड,
वो सबसे अच्छी किस्म है, उसका आप चयन करें। अगर आप सलजम की खेती करना चाहते हैं तो पूसा चंद्रिमा और पूसा स्वर्णिमा 2 किस्में हैं जो कि यूरोपियन किस्में हैं। और अगर आप एशियाटिक किस्मों का चयन करना चाहते हैं, अभी अगर आप सितंबर के माह में लगाना चाहते हैं तो पूसा कंचन और पूसा स्वेती का चयन कर लें। अगर आप गाजर की खेती करना चाहते हैं, काली गाजर की खेती करना चाहते हैं तो पूसा आसिता लें। अगर आप ऑरेंज गाजर की खेती करना चाहते हैं तो पूसा यमदागिनी ले लें, पूसा नयन ज्योति ले लें। और जो रेड जो लाल कलर की गाजर है उसकी खेती करना चाहते हैं तो आप पूसा रुधिरा भी ले सकते हैं, पूसा केसर ले सकते हैं। तो ये वो कुछ किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं। अगर मूली की खेती करना चाहते हैं तो अगर यूरोपियन जो किस्में अगर इनका हम चयन करेंगे, अक्टूबर के माह में लगाएंगे तो ये 25 से 30 दिन में अधिकतम 1 महीने में पककर तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार हम मूली की लगभग 3 से 4 फसल हम लगातार ले सकते हैं एक ही खेत में। जी, एक कॉलर से अवधेश हैं जिन्होंने बिहार से कॉल किया है, समस्तीपुर से हमारे दर्शक हैं। अवधेश जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार अवधेश जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ मैडम, बोले बैगन का खेती किए हुए हैं जी। बैगन का फल जो है पत्ता सब गिर जाता है, फल गिर जाता है जैसे जैसे तैयार होता है बैंगन जी, पत्ता भी सब गिर जाता है। ठीक है, गोगरा जी कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे और सवाल? देखिए बैंगन में क्या होता है कि बैंगन की 2 प्रकार से खेती की जाती है। एक तो हम पौध लगा के खेती करते हैं और जब फल आते हैं उनको हम तोड़ लेते हैं और बैंगन की जो बचे हुए फसल अवशेष होते हैं उनको खेत से निकाल देते हैं। कुछ किसान क्या करते हैं कि इसके रेटूनिंग एक क्रॉप बोलते हैं हम इसको, जब उसमें दूसरी फसल लेते हैं उसको काट देते हैं फिर उसी से फसल निकलती है। तो इस प्रकार की समस्या है। रेटूनिंग की जो खेती करते हैं उसमें ये समस्या आती है कि उसमें फल गिरने लग जाते हैं, पत्तियां सूखने लग जाती है जल्दी और उसका उत्पादन भी अधिक हमें नहीं मिल पाता है। तो आप हो सकता है कि ये किसी मृदा में किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण हो, तो आप अपनी मिट्टी की जांच करवाएं किसी मृदा जो प्रयोगशाला है, चाहे वो आपके जो राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र में हो या किसी भी मृदा प्रयोगशाला में जांच करवाएं और उसके हिसाब से आप पोषक तत्वों का चयन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने सवाल हम तक नहीं पहुँचाए हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, ब्रेक लेंगे और अपने हम अंतिम पड़ाव में होंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब दे सकें। कहीं मत जाइएगा, बने रहें लोग किसान के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं जोरदार सब्जियों की खेती की और साथ ही कैसे फसलों में उर्वरकों का उचित इस्तेमाल करें। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आपके कॉल्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतज़ार है। गोगरा जी, एक सवाल आया है दिल्ली से और जो दर्शक है उनका नाम है MM नारंग। ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने छत पर यानी रूफ टॉप पर गाजर की फसल ले सकते हैं और किस महीने में इन्हें गाजर को बोना चाहिए, कहाँ से अच्छे बीज लें? जी देखिए गाजर की जो फसल है वो छत पर ली जा सकती है। छत के ऊपर जब हम जिसको बोलते हैं कि छत बागवानी आजकल बहुत प्रचलित है, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि हमें स्पेस नहीं है लगाने के लिए सब्जी फसलों को, तो हम अपनी छत पर लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर एक अच्छी धूप आनी चाहिए जिससे कि फसलों का विकास अच्छा हो। और जो इसकी जो फसल लगाते हैं हम विभिन्न प्रकार से ले सकते हैं। इनमें हम जो प्लास्टिक के टब हैं उनमें अगर हम जो हमारा मीडिया है या जो मृदा है
वो भरकर ले सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में ले सकते हैं, या जो पॉली बैग्स आते हैं उनमें हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो मीडिया है सबसे पहले उसका चयन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कोकोपीट, वर्मीकुलाइट और परलाइट, इन तीनों का मिश्रण बना लेते हैं। 3 कोकोपीट का, 1 वर्मीकुलाइट का, 1 परलाइट का। इसके साथ साथ इसमें कुछ एक भाग रेत का भी मिला लेंगे, जिससे कि हम इनको अच्छी प्रकार से मिलाकर और जो इनके बैग्स हैं या टब हैं प्लास्टिक के, उनमें भरकर हम इन बीजों की बुआई कर दें, कतारों में बुआई करें बीजों की। जब इनका जमाव हो बीजों का, बीज बाहर निकले, तो इसमें थिनिंग कर दें। लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए। और गमले हैं, गमले में हम सामान्यतः जो मिट्टी है, एक भाग रेत ले लें, एक भाग सामान्य जो मर्दा ले लें, और एक भाग अच्छी प्रकार से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, इन तीनों को अच्छी प्रकार से मिला के गमलों में भरकर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। तो और जो इसकी किस्में हैं, हमारे संस्थान से, पूसा संस्थान से दिल्ली में नज़दीक है, वहाँ से ले सकते हैं। चाहे पूसा रुदिरा हो, पूसा आसिता हो, पूसा यमदागिनी हो, पूसा नयन ज्योति हो, कोई सी भी किस्म का वो चयन कर सकते हैं गाजर के लिए। जी सर, एक सवाल आया है, हालांकि दर्शक ने अपना नाम नहीं लिखा है इसमें। ये मक्के की फसल से जुड़ा हुआ सवाल है। कहते हैं मक्के की फसल में जिस जगह से पानी निकलता है वहाँ पर मक्के के पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, करीब 2 से 3 फीट का पौधा रह गया है। उसमें क्या डालें जिससे पौधे की बढ़वार फिर से प्राप्त कर सके? उसमें खाद में यूरिया, DAP, जिंक, सल्फर डाल दिया है और एक बार NP 19-19-19 डाल दिया है, और असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें, क्या वजह? देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ खेत में पानी खोलते हैं नाली से। जी जी। तो देखिए, वो इरोजन के कारण वहाँ के जो न्यूट्रिएंट हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ को चले जाते हैं। तो इनको ये करना चाहिए कि जो खेत है एक जगह से तेज पानी ना जाए, जिससे कि कटाव ना हो पाए। तो अगर एक खेत में खोलना है तो कम से कम 2, 3, 4 जगह उस नाली में से उसमें खोलें, जिसका उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और देखिए, आप जब भी सिंचाई करेंगे तो वो कटाव होगा, तो उसके लिए जो है आपको वहाँ पे चिकनी मिट्टी जो होती है, जो कटाव कम करती है, एक तो उस मिट्टी को डाल सकते हैं, और या कुछ अवरोध लगा दें वहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ डाल दें जिससे कि उसका वेग, जो पानी का वेग कम हो जाए, और उसका कटाव को रोकना ही उसका एकमात्र उपाय है। उसके बाद में आप उसमें जो जैविक उर्वरक है वो डाल दें, जिससे कि सारे तत्व उसको मिलते रहें। और जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, जैसे धीरे धीरे जो होते हैं, तो वो उसमें डालें, जिससे कि उनको बराबर न्यूट्रिएंट मिलते रहें। सारी प्रॉब्लम वो मिट्टी कटने की वजह से। मतलब ये जो पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि पानी का, क्योंकि काफी तेज होता होगा और इस वजह से जड़ों के पास से मिट्टी जब कटेगी पानी से, तो वो सारे उर्वरक उसके साथ मिट्टी के साथ चले जाएंगे, और उसका जो इकोसिस्टम है पौधे का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जी ठीक है गोगराज जी, एक सवाल आया है, ये दर्शक हमारे हैं चुमन साहू, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, महासमुंद जिले से हैं। इनका सवाल है कि जड़दार सब्जियां कौन कौन सी होती है, जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। लेकिन अगला सवाल जो है वो अच्छा सवाल इनका, कब से कब तक इसकी बुआई करनी चाहिए? मतलब जो हम मुख्य रूप से जड़दार सब्जियां कह रहे हैं, उनमें कौन सी फसल की कब से कब तक की बुआई कर सकते हैं? देखिए, जड़दार सब्जियों में ये निर्भर करता है कि आप कौन सी जड़दार सब्जी की खेती करना चाहते हैं। अगर आप गाजर की खेती करना चाहते हैं तो हमारे पूसा संस्थान ने एक ऐसी किस्म विकसित की है जिसकी बुआई हम 15 जुलाई से भी शुरू कर सकते हैं, जो पूसा वृष्टि के नाम से हम उसको जानते हैं। लाल जो गाजर होती है उसकी किस्म है, तो अभी भी वो किस्म हम लगा सकते हैं। सितंबर तक आप उसकी बुआई कर सकते हैं। और जो सामान्यतः जो नॉर्मल किस्में होती हैं गाजर की, उनकी जो बुआई का समय होता है वो सितंबर से शुरू होता है, 15 सितंबर से, और लगभग 15 दिसंबर तक चलता है, क्योंकि गाजर की फसल को 120 से 130 दिन पकने में लग जाते हैं। जी सर, इसी के साथ एक सवाल और ले लीजिए जी। ये हरिओम है, जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें सवाल भेजा है, ये कह रहे हैं कि मूली बोने का सही समय क्या है? देखिए, अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो ये निर्भर करता है कि कौन सी किस्मों का चयन कर रहे हैं। अगर आप एशियाटिक किस्मों का चयन कर रहे हैं तो मूली की खेती आप सितंबर माह से शुरू कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास कुछ किस्में हैं, पूसा देसी है, पूसा चेतकी, पूसा रेशमी, काशी श्वेता, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। और अगर आप लेट करते हैं खेती, अगर अक्टूबर या नवंबर के माह में लगाते हैं तो पूसा हिमानी है, वाइट आइसकिल है, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। जी
जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि फसलों में किस तरीके से हम उर्वरकों का उचित इस्तेमाल करें, जिससे जुड़े कई सारे सवाल आए आज कार्यक्रम में। और जो एक और हमारा विषय था यानी जड़दार फसलों की खेती किस प्रकार से की जा सकती है। दोनों पर कई सारे ईमेल, व्हाट्सएप और कॉल्स भी आई और हमारा प्रयास रहा कि सभी जो दर्शक हैं वो संतुष्ट रहे और उनको अपने सवालों के जवाब मिल सके, वो भी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोगरा जी आपका भी, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाला आपने और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला हमारा विषय क्या होगा आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और सोयाबीन में कीट एवं रोग प्रबंधन। जी, श्री अन्न और पोषक अन्न, श्री अन्न, सुपर फूड, बहुत तरह से हम मिलेट्स को जानते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है। कॉल सेंटर नंबर पर भी आप हमें अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। एक और जानकारी देते हैं, आप हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और हमारी YouTube चैनल से भी जुड़ें, जहां पर आज का कार्यक्रम भी आप दोबारा से देख सकते हैं। कोई पुराना एपिसोड देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे YouTube पर जा सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। अगले अंक में नए विषय और साथ ही नए विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।